उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि कहा जाता है नवाबों का शहर है, और मंगलवार रात तकरीबन 1:30 बजे एक महिला के साथ ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जिसके बाद दरोगा सहित 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ तक कि उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जो एसटीएफ की टीम थी 6000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और फिर पता चलता है जो महिला के साथ वारदात को जिसने अंजाम दिया था वो दोनों सगे भाई थे, जो कि एक पकड़ा जाता है और पुलिस वाले दूसरे का इनकाउंटर कर देते हैं। आखिर उस महिला के साथ इतनी बड़ी घटना क्यों घटित हुई और आखिर उन आरोपियों ने किस लिए की थी और एसटीएफ वालों ने उनको कैसे पकड़ा। जब पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ हुई तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का जिला है अयोध्या, और यहीं पर रहने वाला एक परिवार जिसमें पति पत्नी और एक उनका 12 साल का बेटा। आज से लगभग 15 साल पहले उसी दंपति की शादी हुई थी और जो उसकी पत्नी थी उसने अपना बीएड का कोर्स कर रखा था और तभी वह नौकरी की तलाश कर रही थी। तभी सहेली के माध्यम से पता चलता है कि वाराणसी शहर में एक कंपनी में नौकरी निकली है। तभी वह पत्नी अपनी पति से बोलती है, क्यों ना मैं वाराणसी चली जाऊं, इंटरव्यू दे दूं, क्या पता नौकरी मिल जाएगी, जिसके बाद हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। उस महिला की उम्र थी 34 साल। वह दिन रविवार शाम करीब 7 बजे अपने घर से निकलती है वाराणसी जाने के लिए और वहीं पर पहुंच जाती है तकरीबन सोमवार की सुबह 4 बजे। और वहीं पर उसकी सहेली रहती थी। वह अपनी सहेली के कमरे में जाती है और उससे मिलती है और हालचाल पूछती है, सारा दिन उसके साथ रहती है। और मंगलवार को वाराणसी जो कंपनी थी वहाँ पर उस महिला का इंटरव्यू था। वह महिला इंटरव्यू देने जाती है, उसका अच्छा इंटरव्यू होता है और तभी कंपनी वाले कहते हैं, ठीक है मैम आप जाइए, हम लोग कॉल करके आपको बुला लेंगे और तभी आप आइएगा। वह महिला अपनी सहेली के दोबारा घर जाती है और कहती है अब मुझे निकलना होगा क्योंकि जो रात की बसें हैं वह बहुत कम मिलती हैं और मुझे अयोध्या जाना है। तभी उसकी सहेली अपनी दोस्त को छोड़कर आती है वाराणसी के बस स्टेशन पर। अब वह महिला अब उसको अयोध्या जाना था, अयोध्या के लिए बस देख रही थी, मगर उसको बस कोई अयोध्या के लिए नज़र नहीं आती है। तभी एक बस जो कि लखनऊ जाने के लिए खड़ी थी और फ़ौरन उसको याद आता है, क्यों ना लखनऊ चलते हैं, जो कि उसके भैया भाभी चिन्हट इलाके में रहते हैं। वह रात भर उनके वहाँ रुकेगी, उसके बाद सुबह लखनऊ से अयोध्या चली जाएगी। अब तकरीबन 8 बजे वह बस में बैठती है और बैठने के साथ में अब उसको तय करना था सफ़र लखनऊ का। और लखनऊ का सफ़र तय करते करते वह अपनी भाभी को फ़ोन मिलाती है, कहती भाभी अभी रात में मैं आपके घर आऊँगी क्योंकि मुझे अयोध्या जाने के लिए बस नहीं मिली है और रात भर रुकने के बाद सुबह मैं अपने घर चली जाऊँगी, और अगर कुछ खाना वगैरह बनाना है तो बना लेना मेरे लिए भी क्योंकि मैं आपके घर आऊँगी। अब भाभी अपनी नंद का इंतज़ार कर रही थी और जो इधर वह महिला थी जिसकी उम्र 34 साल थी, रात के करीब 1:30 बजे वह पहुंचती है लखनऊ का ही एक आलमबाग बस स्टेशन है और वहां पर उतर के वह जैसे बाहर आती है और इधर उधर अब कन्वेंस का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि अब उसे जाना था कमता के पास ही जो इसके भैया भाभी का घर है जो कि चिन्हट में है, वहाँ के लिए वह ऑटो देख रही थी। तभी 2:07 पर एक ब्लू कलर का ऑटो आता है। वह महिला उस ऑटो वाले से कहती है कि मुझे चिन्हट जाना है, कितने पैसे लोगे। तो वह ऑटो वाला उस महिला को पैसे बताता है और जैसे ही वह महिला उस ऑटो पर बैठती है और वह फ़ौरन ही उस ऑटो को बैक करता है, उस महिला से कहता है कि मैडम आगे मेट्रो का काम चल रहा है तो इसीलिए जो रास्ता डाइवर्जन है तो इसीलिए मैं आपको पीछे रास्ते से लेकर चलूँगा। अब फ़ौरन वह महिला कहती ठीक है जल्दी लेकर चलो, मुझे बस आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में पहुंचा दो। अब उधर महिला अपनी भाभी से फ़ोन कर रही थी, कह रही थी कि मैं ऑटो में बैठ चुकी हूं और भैया कह रहे हैं
कि इधर वाला रास्ता बंद है, हम तुमको पीछे वाले रास्ते से लेकर चलेंगे। अब इधर फ़ोन कट जाता है, वह ऑटो वाला रॉन्ग साइड कट लेता है और फिर उसके बाद जो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर अवध चौराहा था, अवध चौराहा से लेकर बुद्धेश्वरन दुबग्गा की तरफ था और फिर अब उसको जाना था राइट में, और वह अपना डायरेक्शन ऑटो वाला तय करता है लेफ्ट में। और तभी उस महिला को लगता है कि यह जो शख्स है गलत ऑटो लेकर जा रहा है, और फिर आगे पड़ती है अंधे की चौकी। वहाँ पर एक शख्स उस ऑटो में बैठ जाता है और फिर वह ऑटो 40 से 50 स्पीड भगाने लगता है, जो कि मलिहाबाद का इलाका था, जो कि सुनसान इलाका था। वह महिला को लगता है कि उसके साथ गलत होने वाला है, फ़ौरन उस ऑटो वाले से कहती भैया रोक दो, मुझे आगे नहीं जाना है। तभी जो पीछे बैठा हुआ शख्स उस महिला के हाथ पैर पकड़ने लगता है और फ़ौरन वह महिला अपनी भाभी को फ़ोन मिलाती है, कहती है मुझे भाभी बचा लो, यह मुझे ऑटो ड्राइवर ठीक नहीं लग रहा है। वह अपने मोबाइल से लोकेशन भेजती है भाभी को, फिर भाभी अपने पति यानी उसके भाई को जगाती है, कहती जो बहन आ रही उसके साथ जो ऑटो वाला वह गलत हरकत कर रहा है। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। कटने के बाद जो उसकी लोकेशन थी वह मलिहाबाद का मोहम्मद नगर तलुके दारी की लोकेशन थी। अब फ़ौरन जो भाई था 112 पे फ़ोन करता है और पूरी घटना बताता है कि जो उसकी बहन थी वह आलमबाग बस स्टेशन से आ रहे थे चिन्हट के लिए, मगर एक ऑटो वाले ने इसको पकड़ लिया है और उसके साथ गलत काम कर रहा है। अब फ़ौरन जो पुलिस की टीम थी वह धीरे धीरे जांच पड़ताल करती है और उसका भाई भी पहुंचता है लखनऊ में। तभी सुबह पता चलता है, सुबह 5 बजे जो मोहम्मद नगर यानी मलिहाबाद में जगह है वहाँ उस महिला की लाश मिली है। जैसे ही यह बात अखबारों में फैलती है मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है और फिर जांच का विषय बैठता है कि जब उस भाई ने 112 पे रात में फ़ोन किया था तो आखिर पुलिस वालों ने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की थी और उस महिला को जिंदा बरामद क्यों नहीं किया था। और अगर पुलिस सही काम करती तो वह महिला जिंदा होती। तो इसके बाद जब यह मामला ऊपर पुलिस प्रशासन तक जाता है तभी पता चलता है कि आलमबाग थाने के दरोगा सहित 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। जो पहला नाम है वह प्रभारी निरीक्षक आलमबाग कपिल गौतम, और दूसरा नाम है जो कि चौकी प्रभारी आलमबाग बस स्टेशन, तीसरा नाम है उप निरीक्षक राम बहादुर और रात्रि अधिकारी एसआई, चौथा जो नाम है रात्रि हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और विजय यादव, और पीवीआरवी के हैं 48 21 कमांडर एसआई शिवनंदन सिंह और हेड कांस्टेबल पंकज यादव। ये सब पुलिस वाले सस्पेंड किए जाते हैं। इसके बाद यह मामला पहुंचता है उच्च अधिकारियों के पास और फिर जो वह मृतक का भाई आता है और अपनी बहन के संबंध में उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। अब यहाँ एसआईटी जो एसटीएफ का गठन होता है और फिर धरपकड़ चालू होती है उस आरोपी की, और फिर पता लगाने की कोशिश की जाती है वह ऑटो वाला कौन था, कहाँ का रहने वाला है। और फिर पुलिस वाले 6000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और हर एक पल को देखना चाहते हैं कि वह ऑटो वाला कहाँ का रहने वाला है। जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई थी वहाँ का पूरा जो इस समय नेटवर्क के पास जितने मोबाइल एक्टिव थे सबकी कॉल डिटेलें खंगाली जाती, किस समय कौन सा नंबर और कितने बजे एक्टिव था। तभी पुलिस वालों के मुखबिर और जो टेक्निकल सहायता से पता चलता है जो कि एक नंबर है जो कि दिनेश जो कि वहीं पास का ही रहने वाला है, उसका रात में नंबर एक्टिव था। तो पुलिस वाले शुक्रवार दोपहर दिनेश को गिरफ्तार करते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो वह एक ऐसा सच बताता है जो कि वाकई में हैरान करने वाला था। तभी कहता है कि जो मेरा भाई है जिसका नाम है अजय द्विवेदी, जो कि अपराधी और या तो यानी हिस्ट्री शूटर भी है, उसके ऊपर पुलिस वाले पता करते हैं 23 मुकदमे दर्ज थे और जो दिनेश था उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं, दोनों आपराधिक किस्म के आदमी हैं। तभी जो बताता है दिनेश कि उसके पास रात के करीबन 2:30 बजे उसके भाई का फ़ोन आया और उसने कहा तुम अंधे की चौकी के पास आ जाओ, एक महिला है जिसके पास ऐसा लगता है सोने चांदी है और कुछ पैसा है। तभी वह मेरा भाई उस महिला को लेकर आता है, मगर वह महिला सब चीज़ से अनजान थी और मैं उसके बगल में बैठ जाता हूँ। बैठने के साथ जब छीना झपटी करने लगते हैं वह अपने भाई को फ़ोन करती है और लोकेशन भेजती है। तब मुझे हम लोगों को लगा कि यह महिला बता दे कि अपने भाई को पुलिस के पास पहुँच सकती है। तभी सुनसान इलाका देखकर उस महिला को बाग में ले जाते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब वह महिला विरोध करती है इसके बाद उसी के सलवार से उसका गला दबा के उसको मार देते हैं और जो
उसके पास सोना चांदी था, जो पैसे थे और मोबाइल तक जो उसका भाई था अजय द्विवेदी वह लेकर फरार हो जाता है। और पुलिस को जो दिनेश था बताता है जो उसका भाई है इस जगह पे छुपा है। अब पुलिस की टीम उस मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए हर जगह दबिश देती हैं। तभी पता चलता है जो रहीमाबाद का देवम रेस्टोरेंट है एंड लान है, और वहाँ के तकरीबन 9 बजे रात में पुलिस वाले घेराबंदी करते हैं। तभी पता चलता है कि एक अज्ञात शख्स जो कि मोटरसाइकिल से आ रहा है, और जैसे ही वह अजय द्विवेदी पुलिस वालों को देखता है वह अपनी गाड़ी सड़क से उतार के खेत की ओर लेकर जाता है, मगर गाड़ी वहाँ डिसबैलेंस हो जाती है जिससे वह गिर जाता है। और पुलिस को देखते ही वह पुलिस पर फायरिंग करता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गोली मारती है और उसकी मौके वारदात में मौत हो जाती है। और पुलिस फ़ौरन ही उसकी डेड बॉडी को लेकर अस्पताल जाने का प्रयास करती है चौरी के लिए, जो यहाँ का सरकारी अस्पताल था। पता चलता है यहाँ मृतक हो गया है। फिर इसके बाद मेडिकल कॉलेज लाते हैं, वहाँ भी पता लगता है यह मृत हो गया है। और फिर यहीं से इस केस का अंत होता है। और जो इस टीम ने उस पकड़ने के लिए जो पुलिस के अधिकारी थे 1 लाख का इनाम रखा गया था, क्योंकि लखनऊ जैसी राजधानी में जो कि एक जो था ड्राइवर था उसने भाई के साथ मिलकर एक महिला के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद हर तरफ वह सुर्खियों में था कि एक महिला जो कि राजधानी में सुरक्षित नहीं है और बाकी जनता का क्या होगा। इसीलिए पुलिस ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया और उस दोनों आरोपियों को पकड़ा, एक को जेल भेज दिया, एक का एनकाउंटर कर दिया। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम दे सकते हैं कि आखिर उस आरोपी को अब क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम मिलते हैं नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।